Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start the next topic of our running unit. Our running unit is cell biology, in which we are studying the cell. And in cell, our next topic is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जब हम स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक सेल को, तो यूकैरियोटिक सेल में मेन ऑर्गेनेली के तौर पर ये प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको पता हो कि इसका सिंगुलर क्या होता है। इसका सिंगुलर जो है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन, ये इसका सिंगुलर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या है, प्लूरल है। सबसे पहले देखिए कि ये प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद देखिए कि सब हमने डिस्कस करना होगा इसका साइज, साइज में लेंथ का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये इसकी लेंथ जो होती है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 5 माइक्रोमीटर। इसी तरह से जब इसकी हम विड्थ या डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर ये इसका होता है 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? लेंथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 to 5 माइक्रोमीटर, और इसी तरह से इसका डायमीटर कितना है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका क्या है, ये इसका डायमीटर है। फिर इसके बाद देखिए कि जहाँ तक इसके नंबर्स का ताल्लुक है, नंबर्स के बारे में आपको मालूम हो कि वेरी डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। इसकी तादाद जो होती है ये कम से कम भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ये मेनली डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी सेल्स की, उतना ही उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। और वाइस वर्सा आप कर लीजिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर स्लो होगी तो फिर उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। तो ये फ्यू से लेके हम कह सकते हैं ये 1500 तक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं पर सेल। इसमें एग्जांपल अगर आपने देना चाहे तो फिर हम किसकी देंगे, दैट इज़ ऑफ लिवर सेल्स। और इसी तरह से ये सेल टू सेल इसकी तादाद जो होती है वेरी करती है। जैसे मिसाल के तौर पर मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में इनकी तादाद डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल में उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं। इसी तरह से ये एक्सरसाइज जब हो रही हो, जब बॉडी मसल्स बिल्टअप हो रही हो तो उसमें तादाद उसकी बढ़ भी जाती है, और एक्सरसाइज ना करें तो उसकी तादाद कम भी होना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर इसकी तादाद का जहाँ तक ताल्लुक है ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। और फिर इनकी तादाद की रेंज हम कहें तो फिर ये फ्यू से लेकर 1500 पर सेल तक हो सकती है मैक्सिमम। इसमें जैसे एग्जांपल आपको दी गई लिवर सेल्स, इसकी तादाद कितनी है 1500 पर सेल। इसी तरह फिर हम आगे चलें कि हमने अगर इसका शेप या इसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने डिस्कस करना हो तो उसके लिए हमने इसको ऑब्ज़र्व करना होता है। दो तरह की हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं
तो ये हमें किस तरह का नज़र आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रॉड शेप भी हो सकता है, ये फिलामेंट लाइक भी हो सकता है, और इसी तरह से फिर ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है। रॉड शेप, फिलामेंट लाइक एंड वेसिकल, इसीलिए हमने कहा कि वेरी इन शेप। तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हमें ये इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह जब हम इसको स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, स्ट्रक्चर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से हम स्टडी करें तो सबसे पहली चीज़ हमने इसकी क्या देखनी होती है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और डायग्राम में जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, और उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या उसके फंक्शंस हैं उनको फिर हमने सिस्टमेटिकली लेकर चलना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह देखिए कि इसमें आपको ये ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें आप राइबोसोम्स का नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। फिर इसी तरह से ये कुछ आपको यहाँ पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इसको आप F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसके फिर और भी बहुत से नाम हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे चल के, इसकी व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। फिर इसी तरह से फिर इसमें आपको ये नज़र आ रहा है इसका ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हमने वन बाई वन करके डिफरेंट पार्ट्स को सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे ताकि हमें इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स का पता चल सके। सबसे पहले देखिए इसकी हमने क्या बताना है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए सबसे पहली बात क्या होगा कि आउटर मेम्ब्रेन आप गौर कर सकते हैं इस डायग्राम में ये किस किस्म की, ये स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। और इसी तरह फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन आती है। इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ये स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें क्या आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको फोल्ड्स नज़र आते हैं, इट इज़ फोल्डेड। इसमें आपको इन फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका मतलब है कि इट्स नॉट स्मूथ, ये फिर नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं। तो इस तरह आपने देखा कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, आपको इन फोल्ड्स मिलते हैं जो कि स्मूथ नहीं है। अब सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपको मालूम हो कि जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है बेसिकली क्या होती है, ये सीव लाइक होती है। सीव लाइक का क्या मतलब है कि सीव लाइक, जैसे आप फ्लोएम वेसल्स स्टडी करते हैं तो फ्लोएम वेसल्स में सीव प्लेट्स पाई जाती हैं, यानी उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो हम उसको कहते हैं इसका क्या है, सीव लाइक। और फिर साथ साथ इसमें ख़ास किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसको आप क्या कहते हो, पोरिन प्रोटीन्स। ये पोरिन प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से किधर आएंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ आएंगे, मटेरियल्स किसके थ्रू आएंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू आएंगे। और ये पोरिन प्रोटीन्स जो होती है फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो इसमें ये इस तरह से मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड थ्रू आउटर मेम्ब्रेन इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इस तरह इसकी क्या होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसी तरह से देखिए कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है,
इनर मेम्ब्रेन के बारे में आपको मालूम हो कि इनर मेम्ब्रेन जो है ये किस तरह से काम करती है, सर्व एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये ओवरऑल जब हम इसको बात करें ना इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये भी आपको पता हो कि सेल मेम्ब्रेन जो इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो है ही है, ऑर्गेनली ये किस किस्म की है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और जहाँ तक इसकी सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कॉम्पोजिशन का ताल्लुक है, दिस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से इसमें लिपिड्स है और उसी तरह से इसमें क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल नेचर में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। अब इनर मेम्ब्रेन में हमने क्या बताया कि इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलते हैं, फोल्ड्स मिलते हैं। ये इन फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। इन क्रिस्टी के बारे में आपको मालूम हो कि इस क्रिस्टी का सबसे देखिए इसकी तादाद ये वेरी करती है, वन माइटोकॉन्ड्रिया टू अनदर माइटोकॉन्ड्रिया आप गौर कर सकते हैं, ये इनकी तादाद डिफरेंट होती है। इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड। फिर इसी तरह से आप इसकी इनर सरफेस पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये बल्ब लाइक पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। दीज बल्ब लाइक पार्टिकल्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स, इनको आप F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये जो F1 पार्टिकल्स हैं इनके अदर नेम्स भी हैं, इनको आप ऑक्सीसोम्स का नाम भी देते हैं। इसी तरह इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम भी दे सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ व्हाट F1 पार्टिकल्स। तो अब हम इस F1 पार्टिकल के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल से स्टडी करना चाहें तो इसको हम यहाँ पे इधर से इसको शो करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, F1 पार्टिकल है, इसका स्ट्रक्चर हम अलग से यहाँ पे शो कर रहे हैं किस तरह से। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी बेसिकली क्या होती है, बेस, और ये इसकी स्टॉक, और ये इसका बल्ब कहलाता है, बेस, स्टॉक एंड बल्ब। अब ये जो बल्ब वाला पार्ट है बेसिकली, ये जो हम इसमें शो कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका F1 पार्ट कहलाता है, इसको हम F1 कहते हैं। और इसी तरह से ये जो बेस है इसको F0 भी कहा जाता है, F0 भी कहा जाता है, FO भी कह सकते हैं इसको, FO, और ये क्या होगा, F1। अब इसमें ये जो बल्ब है यहाँ पे आपको मालूम हो कि जो ख़ास तौर पर ये बल्ब एरिया जिसको ये हमने यहाँ पे शो किया है इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पे इसका एंजाइम होता है जिसको आप एटीपेज का नाम देते हैं, और इसके अलावा इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज यहाँ पे मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो साइट होती है जहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और ये फिर वही साइट है जहाँ पर आप देखते हैं कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। यानी जब हम इसके फंक्शंस की तरफ आएंगे तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से एटीपी फॉर्मेशंस होते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ये भी हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इस तरह हमने किसके बारे में बताया, ये F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब आप इसमें गौर कीजिएगा कि एक हमने आउटर मेम्ब्रेन को पहले डिस्कस किया है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो हमने स्पेस बताई थी, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली इसको एक और भी नाम दिया जाता है, ये आउटर कंपार्टमेंट,
आउटर कंपार्टमेंट। इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स हमने शो किया है ये किस तरफ है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, इसका इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, ये इसका इनर कंपार्टमेंट कहलाएगा, इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए कि जब हम इसके मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने ये देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है मैट्रिक्स की। ओके, ये कहाँ पर मौजूद है आप गौर कर सकते हैं, इनर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनसाइड ये इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ये सारा इसमें होता है। इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आएंगी, आप गौर कीजिएगा। इसमें आपको एक तो राइबोसोम नज़र आ रहे हैं और फिर उसके बाद आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, डीएनए, और फिर इसके बाद इसमें क्या होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, और इसी तरह पे यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, डीएनए, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जब हम इसमें बात करें राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स इसके बारे में आप जानते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इस किसे कहा जाता है, ऑब्वियसली राइबोसोम्स को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये किसकी जो प्रोटीन्स बनती हैं किसके लिए होती है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो लिहाजा इसका इन प्रोटीन्स का ताल्लुक किससे है, ओनली विद दोज ऑफ व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम्स होते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए की प्रेजेंस ये यहाँ पे इंडिकेट करती है। डीएनए इसमें किस किस्म का डीएनए है, ये बेसिकली ये इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब आप जान सकते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जो है ये प्रॉपर्टीज बेसिकली किसकी है, दैट इज प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया का रेफरेंस आप देते हो कि इनमें प्रोकैरियोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। इसी तरह जो राइबोसोम्स हैं ये इसमें कैसे होते हैं, 70s पार्टिकल्स होते हैं। जबकि ओवरऑल जो हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की बात करें जो कि फ्रीली डिस्पर्स हो इन यूकैरियोटिक सेल या फिर अटैच हो किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो वो क्या होते हैं, 80s पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी एक ख़ास फीचर है कि इसमें राइबोसोम्स होते हैं 70s पार्टिकल्स होते हैं, और ये 70s पार्टिकल्स किस में पाए जाते हैं, इन द बैक्टीरिया। तो इस तरह डीएनए की प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इस तरह से इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की पार्ट आपको ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। तो इस लिहाज से फिर ये क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे कि ये किस किस्म की ऑर्गेनेलिज है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज कहलाती हैं। इनको आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज का नाम दोगे, और इसी तरह इनको आप ये भी कह सकते हो, ये क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस टर्म इस्तेमाल की जाती है। यानी ऐसे ऑर्गेनेलिज जो कि अपनी प्रोटीन भी बना सकते हैं, इनका डीएनए भी होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, और इन सब की मदद से क्या कर सकते हैं कि ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज का नाम दिया। यानी सेल अब डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवाइड ना भी हो रहा हो तो जब भी रिक्वायर्ड हो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट, फिजन। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे बाइनरी फिजन पढ़ते हो बैक्टीरिया में, सेम उसी तरह से फिजन के ज़रिए क्या होता है कि इनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो इस तरह ये इसका एक अहम फीचर आपके सामने आ जाता है बैक्टीरिया का, किसका, बैक्टीरिया के साथ रिलेट करके किस चीज़ का,
माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये एंजाइम्स भी होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि ये जो इसका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप पढ़ते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। रीज़न क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली आप जब स्टडी करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रेब्स साइकिल या कहाँ पर होता है? दैट इज इन दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होता है पूरा। फिर इसी तरह से इसमें आप मज़ीद और जो मैट्रिक्स में देखते हो, जिसमें रेफरेंस के तौर पर हम किसका देते हैं, इसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के फिर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनका भी मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। आपको मालूम हो, जब आप पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स क्रेब्स साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे किस चीज़ के? फैटी एसिड्स के भी और इसी तरह से अमाइनो एसिड्स के भी एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे कि वो किस तरह से ये कैटाबोलाइज होते हैं और इन कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पर आगे चलकर क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिसको हम कहते हैं। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया में चूँकि एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पे? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसी तरह देखिए, जब हमने बात की थी क्रिस्टी की, और क्रिस्टी में हमने बात की थी किस चीज़ की? ये F1 पार्टिकल्स की। F1 पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे ख़ास तौर पर, ये जो इसमें हमने इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी बताई है, यहाँ पर भी कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं? दीज आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। आपको मालूम हो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन आप पढ़ते हो, सिस्टमेटिकली ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड आप पढ़ते हो, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में मजीद आगे चलते हो तो क्या बताते हो? क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है। उसके जितने भी रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितनी पिगमेंट्स होती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। और फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने क्या शो किया गया? ये F1 पार्टिकल शो किया गया। ये जब सारे रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं, उन रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पर आपने डिटेल से इसको आगे चलकर पढ़ना होगा कि किस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट कैसे बनता है, और किस तरह से ATP सिंथेसिस होती है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पर ATP सिंथेसिस कैसे होगी? तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर इसी तरह F1 पार्टिकल्स में एंजाइम कौन सा है? ATPase एंजाइम, जिसको ATP सिंथेसिस का नाम भी देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी? ATP की। तो इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी दिया जाता है। अब देखिए कि अगर हम गौर करें, ये किस में प्रेजेंट है? ये एक सेल में प्रेजेंट है। और सेल के बारे में हमने बताया कि सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए 1:2, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस नहीं हो रही, ख्याल कीजिएगा। दूसरी तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी अपनी तादाद खुद से बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा इसके बारे में ये ओपिनियन है साइंटिस्ट का कि इसको हम स्पेशल कंडीशन में आइसोलेट करें सेल से, तो वहाँ भी ये सर्वाइव करते हैं और ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड द सेल, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? सेल विद इन आ सेल विद इन आ सेल, यानी सेल के अंदर क्या है? एक और सेल मौजूद है। तो इसलिए हम इसको ये एक स्पेशल इसको एक स्टेटस मिल जाता है कि सेल विद इन आ सेल। रही बात इसका किस तरह से लिंक बना यूकैरियोटिक सेल से, फिर हम डायरेक्ट किधर चले जाते हैं? टुवर्ड्स एवोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो आपको मालूम हो कि उसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से फिर आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, फिर प्रोकैरियोट्स से फिर आगे चलकर यूकैरियोटिक सेल किस तरह बने। तो यूकैरियोटिक सेल के बनने के लिए एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल में हम
डिफरेंट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। एक उसमें आता है एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस क्या है, जिसमें आप बताते हो कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल जब बने तो सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो थे इनगल्फ हुए, इनगल्फ तो हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, और लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं किया गया, ये डाइजेस्ट नहीं हुए। तो जब ये डाइजेस्ट नहीं हुए तो ये सेल के अंदर जाने के बाद दे लिव एज सिम्बियोट, ये सिम्बियोट के तौर पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल बने तो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्वियसली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की जो हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं कि किस तरह से बने, इनका ओरिजिन क्या है, तो बेसिकली ये इनगल्फ क्या चीज़ हुए थे इसमें एंडोसिम्बियोट में, आपको मालूम हो कि ये इसमें इनगल्फ हुए थे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। जब ये इनगल्फ हुए किस में, यूकैरियोटिक सेल में, इंस्टेड टू डाइजेस्ट इट, बजाय इसको वो डाइजेस्ट करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह फिर हम एक और चीज़ आपको मालूम हो कि जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपको मालूम हो कि फर्टिलाइजेशन में एक होता है इसमें क्या, स्पर्म, और दूसरा क्या होता है, ओवम यानी एग। इसमें याद रखिएगा जो स्पर्म होता है इसमें यूजुअली जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली इसका क्या होता है, न्यूक्लियस एंटर होता है इनटू द ओवम। तो लिहाजा इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ओवम में, ये इसके होते हैं, जबकि स्पर्म का कोई माइटोकॉन्ड्रिया इसमें शामिल नहीं होता, ओनली न्यूक्लियस यहाँ पे आता है किसमें, ओवम में। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग, जिसको आप क्या कहते हो, जाइगोट का नाम देते हो। अब जाइगोट से क्या बनेगा, कंप्लीट इंडिविजुअल, इससे कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। जब कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा तो इसका मतलब होगा तो इस इंडिविजुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे दे आर फ्रॉम मदर, दैट इज फ्रॉम पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द ओवम, नॉट फ्रॉम द स्पर्म। ये भी इसका एक यूनिक फीचर है जिसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली मेनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स की सबसे अहम ऑर्गेनेलिज में ये शामिल है। सिंगुलर इसका बारे में हमने बताया था, इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर जो होता है माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि ये इसका साइज़ क्या है, 2 to 5 माइक्रोमीटर। इसका क्या होती है, लेंथ होती है 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसकी विड्थ होती है, और इस या डायमीटर कह लें इसको। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बताया था, इसकी नंबर, तादाद के बारे में वेरी क्लियर कि डिफरेंट सेल्स में इसकी तादाद, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। यानी फ्यू से स्टार्ट करें तो ये 1000 की तरफ इसके नंबर चले जाते हैं, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल। नॉर्मली जो हम रेंज बता रहे थे मैक्सिमम, जैसे एग्जांपल आपको दी है कि 1500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल प्रेजेंट इन केस ऑफ लिवर सेल्स। लिवर सेल्स की एग्जांपल आपको दी है कि उसमें इतनी तादाद हो सकती है, क्योंकि नंबर डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ग्रेटर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसमें आपको इसकी तादाद के बारे में क्लियर होना चाहिए। फिर इसी तरह हमने ये बताया था कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। यानी इसमें इसके अलावा आप और भी डिस्कस करोगे जिसमें और जो आगे चलकर कि और मज़ीद इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कौन से होते हैं, उनको भी हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम शो की। डायग्राम में हमने बताया कि इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या बताया था कि इट इज़ मोर परमिएबल, ज़्यादा परमिएबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होती है, ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो लिहाजा इसमें से मॉलिक्यूल इजीली गुजर सकते हैं, और मॉलिक्यूल को गुजरने में फैसिलिटेशन किसकी वजह से होती है, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं इस मेम्ब्रेन में, जिसको क्या कहते हैं, पोरिन प्रोटीन्स। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आसानी से इसमें से गुजर सकते हैं।
जबकि इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर ही सर्व करती है, जस्ट लाइक नॉर्मल मेम्ब्रेन्स। तो इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा इसको आप आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी देते हैं। फिर इस इनर मेम्ब्रेन को आप देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन इसमें आपको क्या मिलती है, स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन क्या मिलती है, फोल्डेड। और ये जो फोल्ड्स आपको नजर आते हैं, दीज फोल्ड्स आर एक्चुअली कॉल्ड बट क्रिस्टी, सिंगुलर क्या होता है इसका, क्रिस्टा। ये इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या है कि इस मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके बाद इसमें हमने ये भी बताया था कि इसमें ये जो क्रिस्टी है, आप गौर सकते हैं इसमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टॉक स्ट्रक्चर होती है। इन स्टॉक्ड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाता है, F1 पार्टिकल्स। इन F1 पार्टिकल्स के हमने और भी नाम बताए थे, इनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम भी दिया जाता है। ये हमने उसका एक स्ट्रक्चर शो किया है। इसकी बेस होती है जो कि अटैच होती है किसके साथ, इनर मेम्ब्रेन के साथ। इनर मेम्ब्रेन के बारे में एक और भी आपको बात पता होनी चाहिए, लिपोप्रोटीन, इसमें मेजर केमिकल कंपोजिशन ही क्या है, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ये बेस होती है, ये इस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट का रोल प्ले कर रही है। ये इसकी स्टॉक होती है और ये इसका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप F1 का नाम देते हैं। और ये यहाँ पे इसका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, एटीपेज, इसको आप एटीपी सिंथेज का नाम भी देते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, दे आर प्रेजेंट वेयर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे फिर आप जब डिटेल से इसको स्टडी करोगे बायो एनर्जेटिक्स में, तो फिर वहाँ बताएंगे कि इसमें कीमोऑस्मोसिस क्या है और किस तरह से ये एटीपी जनरेशन होती है। और इस चूँकि ये बेसिकली ये साइट है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसमें हमने आगे चलकर बताया मैट्रिक्स के बारे में, जहाँ पर हमने ये रेफरेंस दिया कि यहाँ पर जो डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए या फैटी एसिड, उनका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके रिजल्ट के तौर पर बनती है क्या, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने किसको डिस्कस किया, इसके मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या बताया कि मैट्रिक्स जो होता है ये इसका बेसिकली जो फ्लूइड पार्ट होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके मैट्रिक्स को नाम देते हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपने राइबोसोम का रेफरेंस देना है, डीएनए का, एंजाइम्स का, कोएंजाइम्स का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। राइबोसोम्स के बारे में हमने बताया टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट लार्ज इन नंबर, और ये 70s पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक दोज ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। और ये क्या रोल होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो राइबोसोम्स की मदद से बनाते हैं। इसी तरह इनमें डीएनए भी प्रेजेंट है, और डीएनए किस किस्म का होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसका, प्रोकैरियोट्स का है। तो लिहाजा ये डीएनए की प्रेजेंस और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से और राइबोसोम की वजह से, अपनी प्रोटीन बनाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, यानी फिजन के ज़रिए, ये फिजन जो का सेल डिवीजन होता है, जो कि आप कह सकते हो जिसमें माइटोसिस नहीं है। ये जिस तरह से बैक्टीरिया सिंपली डिवाइड होता है 1/2, ये भी 1/2 डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस का नाम भी देते हैं, देयर आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। इसी में हमने ये मैट्रिक्स के हवाले से बताया कि यहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन का रेफरेंस दें तो उसमें क्रैब साइकिल यहीं पे होता है। क्रैब साइकिल के साथ साथ यहाँ पे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, साथ ही प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये जब इसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट के तौर पर आपको बताया गया है कि अगला स्टेप जो क्रैब साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके रिजल्ट के तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. So that is why the mitochondria are also called powerhouse of the cell. इसलिए इनको powerhouse of the cell का नाम भी दिया जाता है। बाकी इनके ओरिजिन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस का हमने रेफरेंस दिया, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ हुए किस में, ये यूकैरियोटिक सेल्स में, और फिर उनको डाइजेस्ट नहीं किया गया बल्कि वो ऐसे सिम्बियोट गेस्ट के तौर पर उन्होंने वहाँ पे अपने आप को सेटल किया, और फिर लेटर ऑन दे वर कन्वर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया में
कन्वर्ट हुए। तो अब इसमें बच्चों अब अहम चीज़ ये होती है कि इसमें आपको ये देखा जाता है कि एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। एमडी कैट का जब हम हवाला देते हैं तो एमडी कैट में हमने ज़ाहिर मेनली फोकस तो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को करना होता है, लेकिन साथ साथ हमें ब्रॉड सेंस में जो लिंक चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी लेवल को अप्रोच करना है ताकि ये ना हो कि हम बिल्कुल एक लकीर के फ़कीर बने और उसके साथ चलते जाए और पता चले ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं था। तो लिहाजा यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज एज वेल एज द एडिशनल नॉलेज एज वेल, सो दैट यू कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हर किस्म के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकें, आप अटेम्प्ट कर सकें कॉन्फिडेंटली। तो अब इसमें जो आपके सामने कुछ चीज़ें जैसे आउटर कंपार्टमेंट की बात की गई, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ आउटर कंपार्टमेंट। तो आपको मालूम हो बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। फिर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इनर कंपार्टमेंट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आउटर कंपार्टमेंट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इनर कंपार्टमेंट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह से एट विच साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब्स साइकिल्स टेक प्लेस, कहाँ पे क्रैब्स साइकिल जो होता है ये इसके प्रोसेस और रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेदर इट टेक्स प्लेस इन ऑन द इनर मेम्ब्रेन, वेदर इट टेक्स प्लेस ऑन F1 पार्टिकल, वेदर इट टेक्स प्लेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन और इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर। फिर इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली अगर क्रैब्स साइकिल ना पूछा जाए तो इनडायरेक्टली फिर क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम हो कि क्रैब साइकिल भी बेसिकली किसका स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन का है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो शुरू में आपको बताई गई नॉलेज बेस्ड टाइप चीज़ें, नॉलेज बेस्ड टाइप में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है नदी लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी शेप क्या है, तो वो भी आप बताते हो इसकी शेप किस किस्म की है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रॉड शेप जैसे हमने बताया। इसी तरह हमने बताया कि ये फिलामेंट लाइक भी हो सकते हैं और इसी तरह से क्या हो सकते हैं, ये वेसिकल लाइक भी हो सकते हैं। सो इट विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल्स। इसका मतलब इसकी शेप क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि इसकी फिक्स शेप नहीं होती। इसी तरह फिर आप इसमें मज़ीद जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड डिटेल्स हमने दी है, उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इसमें और मज़ीद क्वेश्चन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने जो टॉपिक देखना है सेल में क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले इसमें आपको मालूम हो कि ये जो वर्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसके मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले देखिए कि आपके सामने क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रो ये आ गया और फिर कैरियन। प्रो मीन बिफोर और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस मीन्स यहाँ पे कि सेल विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। इसी तरह से दूसरा आपके सामने क्या आता है, यू। यू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यू का मतलब कट, यू मतलब ट्रू, और इसी तरह से कैरियन, इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस, यानी सेल विद ट्रू न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल विद न्यूक्लियस। तो ये तो आपसे सबसे पहले इसके मीनिंग्स बताते हैं। इसी लिहाज से हमने बताना होता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में आपने क्या देख रहे हैं कि सेल विदाउट न्यूक्लियस, रीज़न क्या होती है। रीज़न सबसे पहली इसमें आपके पास आ जाती है कि इसमें आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें ये क्या होती है, दैट इज़ एब्सेंट।
नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट वेरी सिंपल, रिज़ल्ट इसका ये होता है कि इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क होता है पूरा, ये डायरेक्टली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में ये जिस रीजन में होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम दें, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस उस रीजन को नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। इसी तरह जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आपने क्या देखना होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ हमने कहा कि एब्सेंट है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल, इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट थी, यहाँ पे क्या होगी? प्रेजेंट होगी। तो लिहाजा इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो किस में होगा? इनक्लोज्ड होगा, यानी ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, दैट इज़ इनक्लोज्ड किस में? इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होगा। रीज़न क्या होगी कि यहाँ पर आप बता रहे हो कि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो लिहाजा पहला जो आपको डिफरेंस वाज़े तौर पर नज़र आता है वो क्या है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट। रीज़न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल मेनली होता है डायरेक्टली सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म। जिस रीजन में पाया जाता है सेल में उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। या अपने बैक्टीरिया के टॉपिक में डिटेल से इसको डिस्कस करना होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या बताया कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज़ इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस, वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसका पहला आपको डिफरेंस वाज़े तौर पर नज़र आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें ही आप इसके क्रोमोसोम के बारे में बताते हैं, इसके क्रोमोसोम्स के बारे में बताते हैं। क्रोमोसोम के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कीप इन योर माइंड दैट द डीएनए इज़ मेड अप ऑफ ओनली डीएनए, जबकि यूकैरियोट्स में आप क्या बताते हो कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डीएनए प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो लिहाजा ये भी इसमें आपको वाज़े तौर पर डिफरेंस नज़र आएगा बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट इसके बाद इसमें देखिए कि जो ये क्रोमोसोम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट इसके बाद आपके सामने क्या आएगा? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें आपको मालूम हो कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ये इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट, ये इसमें नहीं होती। यानी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली से मुराद क्या है? मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसी तरह से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह से गोल्जी ऑपरेटस, इसी तरह से लाइसोसोम्स, इस तरह माइक्रो बॉडीज़ लाइक ग्लाइऑक्सीसोम्स हो गए, परऑक्सीसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? मेम्ब्रेन बॉडीड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल दीज मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट्स में ये क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट इसमें आपने किसके बारे में बताना होगा? दैट इज़ व्हाट? राइबोसोम्स के बारे में। जहाँ तक राइबोसोम्स का ताल्लुक है राइबोसोम्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको मालूम हो कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? 70S पार्टिकल्स होते हैं। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये बेसिकली है क्या? सेडिमेंटेशन रेट ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल और मॉलिक्यूल ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 70S पार्टिकल होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं ये आपके पास
80s पार्टिकल्स होते हैं और इसके साथ एंड क्या आएगा, आल्सो 70s पार्टिकल्स। यहाँ पे दोनों किस्म के आपको राइबोसोम मिलेंगे, 80s भी मिलेंगे और 70s भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, 70s, यानी इसमें वही बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 30s और लार्जेस्ट सब यूनिट्स क्या होता है इसका 50s होता है। यानी इसमें ये आपको क्लियर हो कि ये 50s और ये 30s, जबकि यहाँ पर क्या है लार्जर सब यूनिट जो है इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s और स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40s। और फिर ये जो होते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोकैरियोट्स है, स्मॉलर लार्जर सब यूनिट जो होगा दैट इज़ 50s और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो क्या होगा, वो 30s होगा। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये 70s होते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं ये 80s पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से जब हम इसकी साइज़ की बात करें राइबोसोम्स की, तो ये कंपैरेटिवली ये इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी 18 to 20 नैनोमीटर क्या होता है इसका डायमीटर होता है। यहाँ पर ये होता है तकरीबन 20 से लेकर 24 नैनोमीटर इसका डायमीटर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोट्स में कंपैरेटिवली इसका साइज़ बड़ा होता है, और इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में इसका साइज़ कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये आपको राइबोसोम के बारे में क्लियर हो। फिर इसमें एक और अहम बात, चूँकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ये भी पता हो कि राइबोसोम यहाँ पे फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, और ये बड़ी तादाद में होते हैं पर सेल के हिसाब से। लेकिन जब यूकैरियोट्स में आपको पता हो कि फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैचमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह ये अटैच होते हैं राइबोसोम्स कहाँ पे, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल। फिर इसी तरह से आप राइबोसोम्स के बारे में बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स है वो क्या होते हैं, 70s होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर the organelles of eukaryotic cell, so we can say that both 80s as well as 70s particles present in eukaryotic cells। so ये राइबोसोम्स के बारे में आपको क्लियर हो। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस करना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, अब देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो आपके ध्यान में फौरी तौर पर प्रोकैरियोट्स के हवाले से इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, ग्लाइकेन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, शुगर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और पेप्टिडो का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आएगा, अमाइनो एसिड्स। यानी इसमें क्या होता है बेसिकली शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि लिंक्ड किसके साथ होती हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स के साथ, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ ये लिंक्ड होती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए ये आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी इस तरह से देखिए कि आप शुगर मॉलिक्यूल्स जो शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, बॉक्सेस में हम शो कर रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स है। दीज आर व्हाट, शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें ये क्या होती हैं, आप तक देख सकते हैं, इसमें ये शॉर्ट चेन्स ऑफ क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स अल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से अल्टरनेटली दे आर प्रेजेंट, इसको हम क्या कहेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, इसको आप म्यूरिन भी कहते हैं। इसी तरह से जब हम प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल के तौर पर बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल, इसमें जो इसकी सेल वॉल है जो कि बेसिकली क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन जिसको आप म्यूरिन भी कहते हैं, ये सेल वॉल जो होती है ये क्या होता है, एक ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आप नाम देते हो क्या,
सेकुलस, इसको हम क्या कहेंगे, सेकुलस। यानी क्या है कि होल सेल वॉल कंसीडर्ड एज अ ह्यूज सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड दिस मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सेकुलस। तो आपके पास तीन नाम आ रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन और सेकुलस। तो फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए कि केमिकली इसको पेप्टिडोग्लाइकेन और उसके बाद उसका अल्टरनेटिव नेम आपके साथ क्या है, म्यूरिन। लेकिन जब सेकुलस की बात आएगी तो सेकुलस के लिए स्पेसिफिकली हमने क्या बताना होगा, सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ये किसके वर्ड इस्तेमाल होगा, सेकुलस के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये टर्म आपको स्पेसिफिकली इसको ध्यान से देखना है। और यहाँ भी आपको मालूम हो कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है किसके साथ अटैच है, ये चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड के साथ अटैच होते हैं और इसका कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन कहलाता है। इसी तरह से फिर हम सेल वॉल यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है मेनली आप सबसे पहले रेफरेंस किसका देते हो, मेनली प्लांट सेल्स का। इसमें द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली व्हाट, सेलुलोज। और भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स में कौन सा होता है, सेलुलोज। इसी तरह से यूकैरियोट्स में आप फंजाई को भी स्टडी करते हो, तो फंजाई में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, काइटिन। तो ये इसमें आपको बेसिक डिफरेंस नज़र आता है किसमें, इसकी सेल वॉल में। नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखना होगा, सेल डिवीज़न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल डिवीज़न, आप देखिए कि हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, नुमाया न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। तो लिहाजा इसमें जो सेल है वो किस तरह से डिवाइड होगा, बाय सिंपल फिजन के ज़रिए ये डिवाइड होता है। फिजन से मुराद इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। यानी बाइनरी फिजन का मतलब ये कि वन सेल डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू टू, इसमें नो माइटोसिस इसमें नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम क्या बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस प्रेजेंट, यानी माइटोसिस प्रेजेंट होती है। सेल जो डिवाइड होते हैं किसके ज़रिए होते हैं, बाय माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। बाकायदा आप उसकी डिस्टिंक्ट फेजेस स्टडी करते हो, यानी इसमें साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और फिर इसी तरह से कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंट उसकी फेजेस पढ़ते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो तमाम फेजेस से गुजरते हैं सेल डिवाइड होने के लिए। तो लिहाजा हम कहते हैं प्रॉपर माइटोसिस इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्लियर कट आपको बताया गया कि इसमें ये माइटोसिस नहीं होती। क्या होगा इसमें, उसकी जगह बाइनरी फिजन होगा। तो इस तरह सेल डिवीज़न के बारे में आपको क्लियर हो। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए कि ओरिजिन की बात की जाती है, एवोल्यूशन की बात की जाती है। यानी ओरिजिन, एवोल्यूशन, ओरिजिन या एवोल्यूशन की बात की जाए, ओरिजिन या एवोल्यूशन की बात की जाती है तो जो प्रोकैरियोट जो होते हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स कहलाते हैं। इनके सेल्स क्या होंगे, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी हम किसे कहते हैं, इन्हीं प्रोकैरियोट्स का नाम के हवाले से इसकी बात करते हैं। और इनका जो ओरिजिन है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रॉक्सीमेट कितना है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो ये इसका क्या है, ओरिजिन। जबकि यूकैरियोट जो होते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये किससे इनका एवोल्यूशन हुआ है, ये प्रोकैरियोट से हुआ है। तो ये तकरीबन 1.5 से लेकर 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये इसमें आपको क्लियर हो कि ये ओरिजिन किसका है आपके पास, ये यूकैरियोट्स का है। और ये ओरिजिन आपके सामने किसका आ जाता है, प्रोकैरियोट्स का आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को चूँकि हम अपने सिलेबस में फॉलो करते हैं तो लिहाजा हमें मालूम हो कि 5 किंगडम्स में से एक किंगडम है जिसको आप क्या कहते हो, किंगडम मोनेरा, जिसको आप किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम भी देते हैं। इसमें आप ये किंगडम जो है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटी, इसमें 2 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं। उन 2 मेजर ग्रुप्स में आपको मालूम हो कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया और फिर नंबर 2 इसमें क्या आएगा, दैट इज़ साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है,
साइनोबैक्टीरिया का मतलब इसमें इसके ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं इसमें। तो इस तरह किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटिक इज द ओनली किंगडम विच आर मेड अप ऑफ व्हाट प्रोकैरियोटिक सेल्स। बाकी 4 रिमेनिंग किंगडम्स हैं वो कौन कौन सी हैं जिसमें आप किसका रेफरेंस दोगे, यहाँ पे हम बता देते हैं। इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, इसी तरह से किंगडम फंजाई, इसी तरह से किंगडम प्लांटी, और इसी तरह से इसमें किंगडम एनिमेलिया। ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट यूकैरियोट्स। तो इसको हम यूकैरियोट्स का नाम देंगे। तो बच्चों ख्याल करना है कि ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट आपसे यहाँ पर ग्रुप का मेजर यानी टाइटल दिया जाए, उसमें से एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया भी कोई टाइप भी तो हो सकती है। टाइप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। इस तरह से साइनोबैक्टीरिया की कोई एग्जाम्पल ली जा सकती है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, इनमें से कोई एग्जाम्पल ली जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक। इसी तरह से ये 4 डिफरेंट किंगडम्स हैं, प्लांटी में से कोई भी एक एग्जाम्पल कोड की जा सकती है। सिमिलरली फंजाई है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनमें से प्लांटी हैं, इनमें से किसी भी ग्रुप में से। इसी तरह एनिमेलिया पूरा एक लार्ज किंगडम है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद उसके आगे एग्जाम्पल्स हैं, कोई एग्जाम्पल भी कोड की जा सकती है, सब ग्रुप का नाम भी लिया जा सकता है। तो आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी मेंटली तौर पर तैयार होना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से कोई भी आ जाए तो 5 किंगडम सिस्टम को माइंड में रखते हुए आपने उसका आंसर देना होगा। तो बच्चों ये मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells।